नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा पहुंचकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हरियाणा सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने राष्ट्र को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को साझा किया। आपको बता दें कि इस मौके पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण सहित कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। आज हम सब के लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है। और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है कि आज हम इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। कांग्रेस संविधान खतरे में बदलने की बात, आखिरकार क्या खतरा है सर विपक्ष सर? देखिए, आज संविधान गौरव दिवस है। इसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की नहीं करना चाहता। कांग्रेस अपने अंदर झांक करके देखे। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, भारत की न्यायपालिका सुरक्षित है, भारत के राष्ट्रपति का सम्मान है, भारत के उपराष्ट्रपति का सम्मान है, भारत की संसद का सम्मान है, भारत के संसद के अध्यक्ष का सम्मान है। कांग्रेस के समय में क्या था, वो उनको झांकना चाहिए, उनको देखना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूट कर सर। इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी निश्चित जानकारी नहीं है। आपने बताया, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला। हाँ, उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा पूरी। आज संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, जिन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस हमारा सौंपा गया था। और मैं नमन करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2015 में 125वां संविधान दिवस पूरे देश में मनाने का फैसला किया। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं।
26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तो मैं विशेष तौर से मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का इस बात का भी धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जो 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी तो भारत रत्न दिलाने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। और जो 14 अप्रैल का उनका जन्मदिवस है, अतीत में किसी सरकार ने उनका जन्मदिवस की सरकारी अवकाश की घोषणा नहीं की। वो भी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जो दिल्ली में जो झांकियां होती हैं, बाबा साहब का बेड़ा उसमें शामिल नहीं था। वो भी 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बेड़े में बाबा साहब की झांकी को शामिल किया था। तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि बाबा साहब को बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। इसलिए पूरा देश और हरियाणा प्रदेश हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक सर। सर्वप्रथम मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा विधानसभा के अंदर संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी ने मिलकर पुष्पांजलि यहां पर देने का काम किया। और आज का दिन ये एक विशेष दिन है क्योंकि संविधान का एक बहुत बड़ा महत्व है और संविधान हमारी वो ताकत है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो किस प्रकार की भ्रांतियां थी। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो एक ऐसा वातावरण वो बनाकर गए थे जिसमें एक ऐसी अनिश्चितता का वातावरण था कि कैसे ये देश चलेगा। हमारे देश की विविधताएं, हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाएं, बोलियां, इतने रियासतें उस समय की, परंतु उस समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी और अन्य उस प्रकार के जितने भी संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, उन्होंने एक लंबी मशक्कत के बाद, लगभग 3 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो निश्चित रूप से एक ऐसा संविधान हमारे देश को मिला जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया और हमारे देश की विविधताओं के बाद भी एक ऐसा लचीलापन हमारे संविधान के अंदर है। चाहे समय के अनुरूप बदलाव भी हुए हैं और जो भी लोगों की जरूरतें हैं, जो भी लोगों की एक हमारे देश की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, विकास के नाते वो सारी चीजें हमारे संविधान के कारण से आगे बढ़ी हैं। और आज जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुरूप देश जिस प्रकार से चला है, उसी तरीके से आने वाले समय में भी जो एक विकसित राष्ट्र का संकल्प हम सबका है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के तहत सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में हरियाणा को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने की योजना को हाईटेक तकनीकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में 35 वैश्विक भाषाओं में लिखी पवित्र गीता के कक्ष, महाभारत अंश और कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थों का इतिहास देखा। 25 विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और इनकी योजनाओं की सराहना की। बाडा कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के साथ बाडा क्रांतिकारी चौक से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए सद्भाव यात्रा की शुरुआत चरखी दादरी जिले के बाडा विधानसभा से की। तो वह इस दौरान उनकी यात्रा में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता के शामिल न होने पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने
जवाब में चुटकी देते हुए कहा कि मेरे पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से बड़ा हरियाणा कांग्रेस में कोई भी नेता नहीं है। साथ ही इस दौरान यात्रा में पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद ने महाशय मनशाराम और राजा मेहताब सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। बाद में संविधान दिवस पर लोगों को संविधान की रक्षा, राष्ट्रीय चिन्हों के सम्मान, एकता बनाए रखने और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की सामूहिक शपथ दिलवाई। 5 अक्टूबर को शुरू की थी नरवाना के दनौदा में जो बनान खाप का चबूतरा सर जाती है वहां से, और आज हमारा प्रवेश दादरी हल्के के दादरी जिले के बारडा हल्के में हुआ है और ये 21वां हल्का है इस यात्रा का। तो करीब 1 महीना और 20 दिन से यात्रा चल रही है और क्योंकि पूरा प्रदेश करना है तो मेरा अनुमान है करीब 5 महीने और लगेंगे इस यात्रा को पूरा प्रदेश में सभी 90 हल्कों से निकलने में। और जो संदेश हम इस यात्रा के माध्यम से लेकर चल रहे हैं आपसी भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की मजबूती का, सद्भाव यात्रा इसका नाम है और हमारा जो स्लोगन है वो कांग्रेस का साथ भाईचारे के साथ वो है। और बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि यदि समाज में सद्भाव रहेगा तो ही समाज रहेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित शीर्ष मार्ग यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कैंपस पहुंचकर पवित्र पालकी साहिब को नमन किया, जहां सीआरपीएफ यूनिट द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा की गई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 24 नवंबर को शीशगंज गुरुद्वारा नई दिल्ली से प्रारंभ हुई और ये 15वीं शीर्ष मार्ग यात्रा 26 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होगी, जिसकी अगुवाई बाबा मंजीत सिंह जीरकपुर वाले कर रहे हैं। हरियाणा के बड़खालसा, तरावड़े, करनाल, पानीपत, अंबाला सहित अन्य स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां संगत ने फूल वर्षा, कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा से आध्यात्मिक वातावरण को और दिव्य बना दिया। चंडीगढ़ आगमन के दौरान भी संगत ने बड़े श्रद्धा भाव से पवित्र शब्द और कीर्तन से वातावरण को गुरु भक्ति और शांति से ओतप्रोत कर दिया। गुरुग्राम के एक थार मालिक ने हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह को लीगल नोटिस भेजकर 15 दिन में सार्वजनिक माफी की मांग की है। दरअसल डीजीपी ने 8 नवंबर को थार और बुलेट चालकों को आपराधिक मानसिकता का बताया था। मालिक का कहना है कि डीजीपी के बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है और लोग ताने मार रहे हैं। थार मालिक ने बयान वापस लेने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। मेरा नाम सर्वमित्र है जी। आपने डीजीपी के नाम पे लीगल नोटिस सर्व किया है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या ये लीगल नोटिस मैंने इसलिए दिया है कि मेरे पास एक थार गाड़ी है और जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि थार गाड़ी का दिमाग घूमा हुआ है और वे बदमाश है, तो लोग मेरे से फोन करके पूछते हैं जी कि आपका दिमाग घूमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। जबकि थार हमने जो गाड़ी ली थी वो अपने काम को, रोड को देखते हुए ली थी, उसकी सेफ्टी को देखते हुए। इतनी परेशानी हुई जब से डीजीपी आपने बयान तो जी जब से काफी फोन आ रहे हैं मेरे, यही है जी थार जो गाड़ी है ले रखी आपने बदमाशी के, या आपका दिमाग घूमा हुआ है, इस तरह की लोग सवाल करते हैं। 8 नवंबर 2025 को डीजीपी साहब जब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घूमा होगा, और थार और बुलेट के रिगार्डिंग जिसके पास भी है वो बदमाश है। इसके रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट श्री सर्वमित्र जी ने मेरे से कंसल्ट किया और हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है। इसमें हमारी 3 डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि मेरे क्लाइंट से पर्सनली इन राइटिंग एपोलॉजी मांगे, दूसरी अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करे अनकंडीशनली, तीसरी पब्लिक के सामने जैसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट उन्होंने पहले दी थी उसी वे में एक एपोलॉजी मांगे। हमने डीजीपी साहब को 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो एज पर लॉ एक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, जो भी रेमेडीज हमारे क्लाइंट के पास है। सारी गाड़ियां अब क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी चलते हैं। उन्हें जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है अपना माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था गाड़ी चला दी उसके ऊपर तो रहा कर रहा है हमारे बेटे को छोड़ो दी, किसके नाम से थार है भाई? हमारे व्यक्ति बदमाश है। हम लिस्ट निकालना पुलिस की कितनी ज्यादा थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने बोला कि स्टेटमेंट है,
हर गाड़ी नहीं स्टेटमेंट ये हमें से ठीक है भुगतो जी, दोनों में से थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो फंसे बिना दोनों कैसे होगा। तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करें। और रोहतक की बास्केटबॉल कोर्ट नर्सरी के हुए हादसे पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कड़ा संज्ञान लिया है। मामले में जिला खेल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित कर दिया है। मंत्री ने विषय पर 28 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी जिला अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे पर लगातार हमले कर रही है और विपक्ष शासित राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने की साजिशें की जा रही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारा रास्ता बना और उससे भी बढ़िया, क्योंकि ये जो बहादुरगढ़ का थर्ड आउटर ये रोड बनेगा, इससे ठीक 1.25 किलोमीटर पे जो बहादुरगढ़ बाईपास अभी है, उससे 1.25 किलोमीटर पे 100 मीटर का रोड निकलना है, यानी 300 फुट का एक रोड निकलना है। और इस हॉस्पिटल का जो एंट्री है 7 मीटर, हाँ, वो उसी से प्रपोज की गई। मैंने मनोहर लाल जी को भी निवेदन किया था, मैं सैनी साहब को भी निवेदन करूंगा। सैनी साहब से मैंने आग्रह किया था कि आप इस हॉस्टल में एक दिन आए, और उन्होंने मेरे से आग्रह को स्वीकार किया था। आग्रह हमने राष्ट्रपति जी से भी किया हुआ है, वो भी यहां पे आएंगी। और राजनीतिक पार्टियों से संबंध न रखते हुए संस्था हर पार्टी के कार्यकारी, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, हम सबका सम्मान करते हैं। और इस संस्था के अंदर राजनीति नहीं है। जब इसका शुभारंभ किया गया था, नींव का पत्थर रखा गया था, उस समय भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लोकदल, सभी के साथियों को हमने यहां पर बुलाया था। और चंडीगढ़ में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने धान घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका आरोप है कि कृषि कल्याण विभाग, मंडी बोर्ड और प्रशासन के कई अधिकारी धान की खरीद में शामिल हैं। किसानों के लिए बनाए गए पोर्टल ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया और 28,80,000 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ और 4,83,000 किसान इसमें शामिल हुए। लेकिन सरकार ने 30,16,000 एकड़ जमीन वेरीफाई कर दी, यानी कि 1,36,000 एकड़ ज्यादा। चढ़ूरी का कहना है कि पुराने चावलों में नए चावलों को मिलाकर घोटाला किया गया है। फर्जी गेट पास और रिश्वतखोरी आम बात बन गई है। किसानों का कहना है कि घोटाला करने वाले ही जांच कर रहे हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सभी भाइयों का धन्यवाद है। और जो आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा धान घोटाले पे है कि जो एक आज तक का हम किसानी का अगर माने एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और जिस पे सरकार नकेल नहीं लगा रही है, और वो बड़ा सुनियोजित संगठित भ्रष्टाचार है। और बड़ी बात यह है कि उसमें कुछ कहीं से ढूंढ के नहीं लाना, सरकार के पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में ही भ्रष्टाचार है। तो हम बात करें कि जो धान घोटाला है, इसमें कृषि कल्याण विभाग, मंडी बोर्ड प्रशासन, खरीद एजेंसियां, आड़ती, ये सभी शामिल हैं। कृषि एवं कल्याण विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चलाया कि हरियाणा के किसानों का धान जो फसल है वो खरीदी जाए और बाहर के की किसी की ना खरीदनी पड़े और हरियाणा के किसी की बचे ना, तो हरियाणा के किसानों को पूरा उसका लाभ मिले, ये उस पोर्टल का मतलब था। लेकिन यही पोर्टल जो है आज भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण बन गया। और वो बड़ा कारण इसलिए बन गया, एक बड़ा गजब की बात जो सामने आई है कि इस बार
4,83,897 किसानों ने पोर्टल करवाया और कुल जो उनकी जमीन थी वो 28,80,192 एकड़ थी जो किसानों ने पोर्टल करवाया। अब इसकी वेरिफिकेशन होती है कि किसी ने, उसके पास धान तो 8 किले है लेकिन उसने 10 किले का करवा लिया तो 2 किले उसके काट दो, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन में वो रकबा कम हो जाता है। लेकिन यहां उल्टा हुआ, यहां कम होने की बजाय 30,16,285 एकड़ का वेरीफाई कर दिया गया, यानी 1,36,116 एकड़ का रकबा जो है वो वेरीफाई कर दिया, जो किसी ने पोर्टल करवाया ही नहीं वो पोर्टल कर दिया। और उसके बाद अगर हम मान लें कि 7 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर मोटे धान का, गैर बासमती धान का पोर्टल तो हुआ लेकिन खरीद 1 क्विंटल की भी नहीं हुई 7 जिलों में, वो उसका मतलब ये निकलता है कि वहां मोटा धान था ही नहीं। अगर होता तो मंडियों में खरीद भी होती, मोटा धान वहां था ही नहीं और वहां पोर्टल कर दिया गया और वो पोर्टल भी जो है वो एक घोटाला करने की नीयत से किया गया और उसका रकबा जो बनता है उन 7 जिलों का, वो 7 जिले हैं रोहतक, भिवानी, गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, चरखी दादरी। इनमें 64,726 एकड़ का पोर्टल हुआ और इनमें 1 क्विंटल की भी खरीद नहीं हुई। इसका मतलब वहां धान था नहीं और उसका फ्रॉड करने के लिए पोर्टल कराया गया। और इन दोनों पोर्टलों को मिला दें, दोनों जो फ्रॉड है उसको अगर मिला दें, जो ये सिद्ध करता है जहां पे कोई बिना धान के पोर्टल किया गया, तो वो 2,08,42 एकड़ रकबा बढ़ता है। ये जो दोनों मैंने मिला के बताए हैं। और अगर 1 एकड़ से 30 क्विंटल की एवरेज आए जो इन्होंने दिखाई है, खरीद दिखाई है, तो 60,25,660 क्विंटल धान बनता है और 2,841 रुपए ये समेत खर्चे, जैसे एमएसपी, आड़त और ट्रांसपोर्टेशन और सैलरी के बाकी खर्चे और लेबर, ये सारा मिला के जो है 2,841 रुपए रेट बनता है, जिसका जो अगर इसकी रकम बनाए हम तो 1,712 करोड़ रुपए ये बनता है, जो सीधा फ्रॉड जो कागजों में है, जिसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1,712 करोड़ का तो केवल यही फ्रॉड बन गया। और उसके बाद जिन जमीनों में पॉपुलर है, गन्ना है, नदी नालों की जमीनें हैं, कॉलोनियों की जमीनें हैं, जो जिनका पोर्टल कर देते हैं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, जो कई सालों से कर रहे हैं, अगर उसको मिला दिया जाए तो बहुत ज्यादा बनती है। यानी हमारा जो मोटा अंदाजा है वो ये है कि जो हरियाणा में धान की आवक हुई है वो जितनी वास्तविक थी ना उससे 1.5 गुना हो गई, ये मानिए। तो अगर इसके सारे घोटाले की हम जांच करें, जैसे जितना फ्रॉड दिखाया जिसमें धान था नहीं, उसका 1,200 रुपए प्रति एकड़ पराली का भी ले जाएंगे वो लोग। तो अगर इसको हम मान लें तो 5,000 करोड़ ये घोटाला क्रॉस करेगा। और जब इसकी जांच के नाम पर बात आती है तो खाना पूर्ति करते हैं। आज तक एक भी आदमी जिसने जाली पोर्टल की वेरिफिकेशन की, पिछले भी हम इसकी जो है वो शिकायतें करते रहे, आज तक एक भी आदमी जो है इसमें सस्पेंड नहीं किया गया। और ये जो मतलब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है और उनके मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी
आज तक उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं की, बल्कि और जो है इन लोगों को बचाने के प्रयासरत हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर कई मंत्रियों के राइस मिल हैं अपने, या इन घोटालेबाजों से कहीं ना कहीं वो तालमेल करते हैं और इनको बचाने के प्रयास वो दिन रात कर रहे हैं। और इसका जो सबूत है वो ये भी है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो खरीद एजेंसियां हैं, जिन्होंने पैदावार फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।